छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की हलचलें शुरू हो चुकी हैं। प्रत्याशियों के घोषणा के क्रम में भाजपा ने बढ़त ले ली है। कांग्रेस के भीतर कुछ नामों पर सहमति बनी है। फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है। दोनों ही दलों के बड़े नामधारी नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जोरों पर है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इस बीच रिकॉर्ड में रुचि रखने वालों के लिए कुछ दिलचस्प बातें आगामी दिनों हम यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। इनके बारे में यूं तो बहुतों को पता है, पर यादों पर जो धूल की परतें जमी है उन्हें हम साफ करने का प्रयास करेंगे। वैसे बता दूं कि यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं ठाकुर आशीष सिंह, जो रायपुर के वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार एवं इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति के अध्येता हैं। शुरुआत करते हैं ब्रिटिश काल से। 1924 से, जब छत्तीसगढ़ में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या सीमित और बहुत विस्तृत हुआ करती थी। रायपुर असेंबली सीट के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के शहरी क्षेत्र शामिल थे। देशी रियासतों में चुनाव नहीं हुआ करते थे और वहां की प्रजा को मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। इस बीच कांग्रेस के भीतर काउंसिल प्रवेश के प्रश्न पर गंभीर मतभेद उभरे और विभाजन भी हो गया। काउंसिल का चुनाव लड़ने वालों ने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया, जिसमें मुख्य रूप से चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, श्रीनिवास अयंगर जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। उनका तर्क था, यदि कांग्रेस विधान परिषद में प्रवेश किए बिना ही सरकार का विरोध करती रहेगी तो विरोधी सरकार के उच्च पदों पर आसीन हो जाएंगे और वे गैर कानूनी कार्यों को कानूनी तरीके से करने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कांग्रेस को विधान परिषद में प्रवेश करना चाहिए। दूसरा पक्ष यानी महात्मा गांधी जी के समर्थकों का कहना था कि रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जनता को संगठित करना चाहिए और आंदोलन का विस्तार करना चाहिए। उस समूह में चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जमनालाल बजाज जैसे नेता शामिल थे। उनकी आशंका थी कि विधान परिषद में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस अपने मूल उद्देश्यों से भटक जाएगी और धीरे धीरे विधान परिषद में प्रवेश कर चुके नेता भी औपनिवेशिक नीतियों के समर्थक हो जाएंगे। इसलिए विधान परिषद में प्रवेश देश हित में नहीं है। बहरहाल स्वराज दल ने छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ा। राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल और बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल स्वराज पार्टी के प्रत्याशी चुने गए। राव साहब के विरुद्ध ठाकुर प्यारेलाल सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हुए, लेकिन ठाकुर साहब का नामांकन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वे राजनांदगांव रियासत की प्रजा है। वस्तुतः उन्हें 1924 में कपड़ा मिल में श्रमिकों के हड़ताल के कारण स्टेट से निष्कासित कर दिया गया। वे मजदूरों के संगठन के अध्यक्ष थे। नामांकन रद्द होने का परिणाम यह हुआ कि राव साहब निर्विरोध निर्वाचित हो गए, परंतु शुक्ल जी को धमतरी में शिवदास डागा के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। ठाकुर साहब कांग्रेस की ओर से चुनाव संचालक बनाए गए थे। मिस्टर साहब भी पराजित हो गए। इसके बाद इंजीनियर राघवेंद्र राव ने सदा के लिए कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और ब्रिटिश सरकार के उच्च पदों पर नियुक्त होते रहे। अपनी प्रतिभा के बल पे वे गवर्नर जनरल की काउंसिल के भी सदस्य मनोनीत हुए थे। आगे चलकर स्वराज दल और कांग्रेस में सुलह हो गई। पंडित रविशंकर शुक्ल और बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी कांग्रेस में लौट आए। फिर आया 1936 का चुनाव। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शहरी क्षेत्र से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित शुक्ल सरायपाली से विजयी होकर सीपी एंड बरार असेंबली के सदस्य हुए। बरार क्षेत्र के डॉक्टर एन बी खरे प्रधानमंत्री बने। बता दें कि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष को राष्ट्रपति संबोधित किया जाता था। सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस से पंडित रविशंकर शुक्ल और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र मंत्रिमंडल में लिए गए, लेकिन कुछ ही दिनों में इन तीनों के बीच मतभेद इतने गहरे हो गए कि डॉक्टर खरे ने मंत्रिमंडल भंग कर नया मंत्रिमंडल गठित कर लिया, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। किंतु खरे से यह गलती हो गई। उन्होंने न मंत्रिमंडल भंग करने की अनुमति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से ली थी और न ही नए मंत्रिमंडल को गठन करने की। अनुशासन भंग का मामला चला और उन्हें और उनके मंत्रियों को पद छोड़ने का आदेश दिया गया। डॉक्टर खरे ने पद का त्याग तो कर ही दिया था, कांग्रेस के वे अजन्म विरोधी भी हो गए। दिलचस्प बात तो यह रही कि अनुशासन के मामले में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को निर्दोष पाया गया। उनका मामला तो गांधी जी के सम्मुख रखा गया। दरअसल
खरे ने ठाकुर साहब को सरदार पटेल का एक पत्र दिखाया था जिसमें लिखा था, आपको यह कार्य करने की स्वतंत्रता है। खरे ने पत्र को मंत्रिमंडल के भंग और गठन से संदर्भित किया था। सच्चाई ज्ञात होने पर महात्मा गांधी ने ठाकुर साहब को निर्दोष ठहराया और उसे पूरे प्रकरण से सिर्फ ठाकुर प्यारेलाल ही थे जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब खरे के त्यागपत्र के बाद जो मंत्रिमंडल गठित हुआ उसके नए नेता अर्थात प्रधानमंत्री या यूं कहें मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुरू हुए और वे फिर मत मृत्यु पर्यंत तक मुख्यमंत्री बने रहे। इसका कारण था कि फिर असेंबली चुनाव हुआ ही नहीं। 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व भी उन्होंने ही किया था। स्वतंत्रता के बाद 1952 में विधान परिषद के चुनाव हुए, तब शुक्ल जी ही मुख्यमंत्री चुने गए और नए मध्य प्रदेश के भी वे ही मुख्यमंत्री थे। सीपीएन बरार में छत्तीसगढ़ के नेताओं का बना रहा है। दुर्ग के घनश्याम सिंह गुप्त स्पीकर हुए थे। उनकी रूलिंग की प्रशंसा स्वयं महात्मा गांधी जी ने अपने पुत्र हरिजन ने की। इस पर आगे से विस्तार से कभी करेंगे। फिलहाल 1950 में एक बार फिर कांग्रेस में आचार्य के प्रलानी के नेतृत्व में विभाजन हुआ। छत्तीसगढ़ से ठाकुर प्यारेलाल, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, ठाकुर खूबचंद बघेल, वीवाय तमस, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, ठाकुर इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े नेताओं ने कांग्रेस से त्याग देकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। 1952 के चुनाव में इस नए दल को बड़ी सफलता मिली। ठाकुर प्यारेलाल सिंह नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित हुए। स्वाधीनता के बाद वे रायपुर के प्रथम विधायक हैं। 1954 मृत्यु पर्यंत वे पद पर बने रहे। पश्चात यह दायित्व तामस करजे के कंधों पर आ गया। ठाकुर साहब के स्थान पर उनके पुत्र ठाकुर रामकृष्ण सिंह तब रायपुर से निर्वाचित हुए। आज दिलचस्प तो यह भी रहा कि तब मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही एक ही शहर अर्थात रायपुर के निवासी थे। संभवतः ऐसा संयोग दोबारा कभी नहीं बना है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के मैं नरेंद्र पांडे आपके पास उपस्थित होता रहूंगा। बता दूं एक बार फिर कि यह महत्वपूर्ण जानकारी हमें करा रहे हैं ठाकुर आशीष सिंह, जो रायपुर के वरिष्ठ फिल्म पत्रकार हैं, इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति अध्येता है। ऐसी कई रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना विलंब सब्सक्राइब करिए ताकि राजनीति, इतिहास और संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारियों से आप वंचित न रहें।